दर्शकों, महाराष्ट्र में फोन टैपिंग का मामला कहां से आया? फोन टैपिंग को लेकर के महाराष्ट्र की सियासत में क्यों बवाल मचा हुआ है? क्यों बीजेपी के नेताओं को सफाई देनी पड़ रही है और विपक्ष के नेता तंज कस रहे हैं? पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं कि आखिर महाराष्ट्र की सियासत में ये फोन टैपिंग विवाद है क्या? आखिर इसकी बात कहां से निकली और क्यों इसके बारे में इतनी चर्चा हो रही है? वीडियो की शुरुआत करते हैं दर्शकों। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बीजेपी के सीनियर नेता और महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री यानी रेवेन्यू मिनिस्टर चंद्रशेखर बावनकुले ने पार्टी मीटिंग में यह दावा करके विवाद खड़ा कर दिया कि आने वाले लोकल बॉडी इलेक्शन में भाजपा वर्कर्स के मोबाइल फोन और व्हाट्सएप एक्टिविटीज पर नजर रखी जा रही है। बावनकुले की गिरफ्तारी की मांग करते हुए शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने आरोप लगाया कि बीजेपी विपक्षी नेताओं और रूलिंग अलायंस पार्टनर्स के फोन भी टैप कर रही है। अब ये विवाद बढ़ता जा रहा है। मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने भंडारा में दिए गए अपने बयान पर सफाई देते हुए शुक्रवार को नागपुर में कहा कि संजय राउत को बोलने की आदत है और साथ ही साथ कहा कि किसी बयान को तोड़ मरोड़ कर जनता का ध्यान खींचना कैसे है, यही जो है संजय राउत करते हैं। बीजेपी के सम्मेलन में मैंने कहा कि 1,51,00,000 सदस्य हैं। भारतीय जनता पार्टी हर बूथ का एक व्हाट्सएप ग्रुप है। बीजेपी के कार्यकर्ता काम करते हैं। एक्टिव मेंबरशिप का एक व्हाट्सएप ग्रुप है। वो व्हाट्सएप ग्रुप हमारे वॉर रूम से जुड़ा गया है। महाराष्ट्र बीजेपी के वॉर रूम से जोड़ा गया है। वॉर रूम रोज मॉनिटर करते हैं। मोदी सरकार के, देवेंद्र फडणवीस सरकार के कार्य को समाज का आखिरी व्यक्ति तक ले जाना, उस वॉर रूम में जो है वो प्रश्न भी आते हैं। तो ये तमाम बातें उन्होंने कही। कुछ कार्यकर्ता नेगेटिव पोस्ट डाल देते हैं, उनका समाधान नहीं होता तो इससे पार्टी की नेगेटिविटी, जो नेगेटिव तैयारी होती है, सारे व्हाट्सएप ग्रुप हमारे वॉर रूम से जुड़े हुए हैं। इसको हम लोग मॉनिटर करते हैं और हम उसको सुलझाते हैं। ये बातें जो है वो सफाई में अपने बोल रहे थे चंद्रशेखर बावनकुले। अब महाराष्ट्र के रेवेन्यू मिनिस्टर चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि उन्होंने भाजपा के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि आने वाले स्थायी स्वराज संस्था में कोई विद्रोह ना करे। यदि आप ये विद्रोह करेंगे तो उनको नहीं संभालोगे। यह विद्रोह वाला चुनाव नहीं है, ये गांव के विकास की राजनीति का चुनाव है। हमारे पार्टी के सम्मेलन में मैं क्या बोल रहा हूं, इसे संजय राउत को क्या लेना। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का व्हाट्सएप ग्रुप हम मॉनिटर करते हैं। संजय राउत कौन होते बोलने वाले, ये बात अब इन्होंने कही है। अब हुआ क्या है, चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा है कि स्थानीय स्वराज संस्था के चुनाव में जो बागी हुए पार्टी के बड़े नेता हैं, ये बावनकुले कह रहे हैं, उनके दरवाजे पर उन कार्यकर्ताओं के लिए 5 साल के लिए बंद हो जाएंगे जो बागी हैं। ये बात सभी को याद रखनी चाहिए कि साथ ही ये भी कहते हुए कि सभी मोबाइल और व्हाट्सएप पर ग्रुप सर्विलांस लगा दिए गए हैं और सभी पर कड़ी नजर रखी जाएगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं को अनुशासन का पालन करने की हिदायत दी। अब ये तमाम बातें कही गई। इसके बाद जैसे ही निगरानी की बात आई, तुरंत महाराष्ट्र में सियासी खलबली तेज हो गई। अब सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि चंद्रशेखर बावनकुले जो पहले कह रहे थे कि निगरानी रखी जा रही है सब पर, फोन कॉल पर, वो सही था। जब विवाद बढ़ने के बाद चंद्रशेखर बावनकुले ने जो सफाई दी है वो सही है। इन सबके बीच में संजय राउत जो है वो बार बार जिस तरीके से उनके बयान आते हैं, बीजेपी के नेता जो है उस पर रिएक्ट तो करते हैं, लेकिन कहते हैं कि हम रिएक्ट नहीं करेंगे, पर फिर भी रिएक्ट करते हैं। और संजय राउत, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो उनका कहना है कि बीजेपी नेता पर आरोप लगाया है कि वो सबके फोन जो है वो टैप करवा रहे हैं। यही बात विधानसभा लोकसभा चुनाव के दौरान भी उठी थी कि कैसे फोन टैपिंग किए जा रहे हैं। हालांकि इस मामले पर बहुत ज्यादा उस समय तूल नहीं पकड़ा, लेकिन फिर से ये बातें जो है वो सामने निकल कर आनी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि इस समय महाराष्ट्र में तमाम पार्टियां जो हैं वो वैसे भी बीएमसी चुनाव की तैयारियों में लगी हुई हैं और इन तैयारियों के बीच में जब ऐसी खबरें आती हैं तो जाहिर तौर पर तुरंत पक्ष विपक्ष दोनों तरफ के नेता एक्टिव हो जाते हैं। अब जैसे ही कहा कि हम आपके फोन ट्रैक कर रहे हैं बावनकुले ने, तुरंत विवाद बढ़ गया और संजय राउत और विपक्ष के नेताओं ने जैसे ही तंज कसना शुरू किया, चंद्रशेखर बावनकुले को सफाई देनी पड़ गई कि भाई मैं अपने ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप की बात कर रहा था जहां बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जहां हमारा वॉर रूम जुड़ा हुआ है, उसकी बात कर रहा था जो मैंने आपको बताई। अब ये बात चंद्रशेखर बावनकुले ही जानते होंगे कि उन्होंने किस संदर्भ में कहा, क्या कहा, क्यों कहा और अब जो बातें कह रहे हैं वो सही है या पहले वाली बातें सही है। खैर, ये बड़ी अपडेट थी जो मैंने आपको पहुंचा दी। इसके अलावा अगर हम बता दें आपको, तो महाराष्ट्र में इस समय बीएमसी चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही है और बीएमसी चुनाव में इस बार बीजेपी ये चाहती है कि ज्यादा सीटों पर वो चुनाव लड़ करके इस बार उनका मेयर
जो है मेयर पद पर उनका कोई नेता बैठे। वहीं एकनाथ शिंदे की नज़र भी है और एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम हैं और एकनाथ शिंदे के बारे में बताते हुए मुझे याद आया कि आज ही वो दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हैं। सोशल मीडिया पर फोटोज़ भी आई हुई हैं, जहाँ बुके वगैरह देते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि दिवाली का मौका है, दिवाली विश करने गए हैं परिवार के साथ। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र की सियासत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अवगत भी करा रहे हैं, अपडेट भी दे रहे हैं। हमने आपको पहले ही बताया था कि एकनाथ शिंदे बीजेपी के आला नेताओं से संपर्क में रहते हैं, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो। लगातार उनके साथ उनकी बैठक होती है जब वो दिल्ली जाते हैं और वो अमित शाह और पीएम मोदी भी जब महाराष्ट्र आते हैं तो एकनाथ शिंदे से मुलाकात होती है। क्योंकि जो कुछ भी 22-23 में घटा उसके बाद एकनाथ शिंदे लगातार भी महाराष्ट्र में बीजेपी के नेताओं से संपर्क में उतना नहीं रहते होंगे जितना दिल्ली में रहते हैं। तो इस बीच क्या बातें हुई हैं? क्या एकनाथ शिंदे को लेकर के पिछले 4-5 महीनों में जो चीजें हुई हैं, क्या इसके बारे में पीएम मोदी से उन्होंने बातचीत की है? क्या कोई भीतर की ऐसी कोई बातचीत थी जो पहले हुई हो और अब इस समय मिलने के लिए एकनाथ शिंदे पहुंचे हैं? वो भी ऐसे समय में जब देवेंद्र फडणवीस अभी 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कह रहे थे कि 2029 तक कोई भी संरचनात्मक संगठन जो है, जो पूरा मायावती का संगठन है, संरचनात्मक उसमें कोई बदलाव नहीं होगा और सीएम भी वही 2029 तक बने रहेंगे। तो ये इस बात से कोई उनका लेना देना है, क्योंकि इसी बीच उदय सामंत का भी बयान आता है कि जब ये बात पूछी गई कि देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कोई बदलाव नहीं होगा अभी फिलहाल और 2029 तक वो सीएम बने रहेंगे। इस पर कहा है उदय सामंत ने कि मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन भविष्य में मैं यही चाहूंगा कि हमारे प्रमुख एकनाथ शिंदे सीएम बने। और ऐसे में एकनाथ शिंदे की मुलाकात पीएम मोदी से, तो इसी सिलसिले को लेकर मुलाकात हुई होगी ये भी नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि इस मुलाकात में महाराष्ट्र को लेकर चर्चा जरूर हुई होगी। क्योंकि एकनाथ शिंदे से पहले भी जब पीएम मोदी से मिलने गए थे तो उस दौरान भी खबर आई थी कि पूछते हैं कि क्या चल रहा है महाराष्ट्र में इस तरीके से। तो अभी बीएमसी चुनाव है, तैयारियां हैं चुनाव की और साथ ही साथ चुनाव में किस तरीके से जीत हासिल करनी है उसकी रणनीति है। एक तरफ तो एकनाथ शिंदे हैं और दूसरी तरफ बीजेपी है और अजीत पवार की एनसीपी है। इस बार सब सीटों पर महायुति साथ नहीं लड़ने वाली, ये पहली खबर आ चुकी है। कई सारी सीटें होंगी जहां पर आमने सामने टकराएंगे और ऐसे में सामने सिर्फ उद्धव ठाकरे नहीं बल्कि इस बार राज ठाकरे भी हैं, यानी ठाकरे ब्रदर्स एक साथ उतरने की तैयारी में है। तो इस बार चुनौती डबल होने वाली है। तो ऐसी स्थिति में एकनाथ शिंदे क्या करना चाहते हैं, क्या उनके दिमाग में चल रहा है, क्या रणनीति है, ये भी अपने आप में बड़ी दिलचस्प होगा देखना, क्योंकि ये चुनाव बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। बहुत ही ज्यादा जो है ट्विस्ट एंड टर्न से भरा हुआ चुनाव होगा, क्योंकि इस बार के चुनाव में एकनाथ शिंदे की शिवसेना जहां पूरा जोर लगा रही है कि महापौर पर उनका कब्जा हो, वहीं बीजेपी भी सहयोगी दल होने के नाते वो चाहते हैं कि महापौर उनका बने। इसके अलावा अगर आप देखिए तो बाकी किसी अन्य पार्टी में महापौर बनाने की होड़ इतनी नहीं लगी है। कांग्रेस या उद्धव ठाकरे की शिवसेना में उस तरह की होड़ नहीं है, या शरद पवार की एनसीपी या कांग्रेस में उस तरह की होड़ नहीं है। लेकिन जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक बता रहा हूं कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे दोनों तरफ से ये कोशिश हो रही है, भीतर से नेता यही चाहते हैं कि महापौर जो है उनका बने। अब देखते हैं कि आने वाले समय में क्या कुछ होता है, क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।